दिस इज द स्ट्रीमलेट क्रैश कोर्स। तो स्ट्रीमलेट है क्या, हम उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले। तो स्ट्रीमलेट क्या है, एक पाइथन फ्रेमवर्क है जो हमें हेल्प करता है वेब एप्लीकेशंस क्रिएट करने में। ये जनरली क्यों यूज़ होता है, जब आपको डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड वेब एप्लीकेशंस को क्रिएट करना हो। इसके कुछ एडवांटेज क्या हैं? पहला, इजी टू लर्न है, फास्ट फ्रेमवर्क है, किसी भी वेब एप्लीकेशन को शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में क्रिएट कर सकता है। इसके लिए आपको HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट की नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है। ये बहुत सारी मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज लाइक टेंसरफ्लो, साइकिट लर्न, नमपाई, पांडास को सपोर्ट करता है। अब जहाँ एडवांटेज है वहाँ डिसएडवांटेज भी होंगे। तो कुछ डिसएडवांटेज देख लेते हैं स्ट्रीमलीट के। पहला, आप अपने वेब ऐप को फुली कस्टमाइज नहीं कर सकते, कुछ लिमिटेड कस्टमाइजेशन ही कर सकते हो। ठीक है। सपोज आपके पास एक बटन है, आपको उस बटन पे कुछ इफेक्ट्स डालने की, ये ऐसे हो, जैसे मैं क्लिक करूं ये होवर करे, ये कलर हो, ग्लो हो, आप इतना कुछ नहीं डाल सकते। आपने एक बटन क्रिएट कर दिया, छोटी मोटी चीजें ही कर सकते हो उसके साथ। ठीक है। दूसरा, जब भी आप बड़े डेटा के साथ काम कर रहे हो, परफॉर्मेंस इश्यूज आएंगे स्ट्रीमलीट के साथ। तीसरा, कि अगर आप सिंगल पेज एप्लीकेशन कर यू बना रहे हो स्ट्रीमलीट से तो वेल एंड गुड, बट अगर आप मल्टी पेज एप्लीकेशन बना रहे हो तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है स्ट्रीमलीट के साथ। प्रोडक्शन ग्रेड प्रोजेक्ट्स या प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशंस के लिए स्ट्रीमलीट का यूज़ प्रेफर नहीं किया जाता, क्योंकि अगर स्ट्रीमलीट से आपको प्रोडक्शन ग्रेड प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, तो आपको बहुत सारे एडवांस टूल्स का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए फालतू में एक हेडेक होगा। तो इसके लिए हम दूसरे फ्रेमवर्क्स का यूज़ करते हैं, लाइक फ्लास्क एंड अदर्स। ओके। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम स्ट्रीमलीट को इंस्टॉल कैसे करें, वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे बनाएंगे। तो पहले हम देखेंगे वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे बनाएंगे हम। यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया स्ट्रीमलीट। इसके लिए एक प्री रिक्विसाइट है कि आपके पास VS कोड होना चाहिए। तो आप इसे VS कोड में ओपन करोगे इस फ़ोल्डर को। उसके बाद आप यहाँ से टर्मिनल ओपन करोगे। यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे आप सिंटैक्स लिखोगे, पाइथन MVNV ENV। ठीक है। तो ये एक ENV नाम का एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा। इसने यहाँ पे क्रिएट कर दिया ये एनवायरनमेंट। ठीक है। अब एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, अब एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कैसे करना है। तो उसके लिए आप ये कोड डालोगे, डॉट स्लैश, ये कोड है। ठीक है। ये सिंटैक्स डालोगे तो इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया। जब आपके आगे यहाँ पे ENV लिखा आ जाए तो सपोज ये वाला ENV इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो चुका है। मैं हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट क्यों क्रिएट किया, क्योंकि जो आपका अगर अगर आप वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करोगे तो आप जो भी काम कर रहे होगे आप अपने बेस इन्वायरमेंट में कर रहे होगे। और बेस इन्वायरमेंट में अगर आप कोई भी पैकेजेस इंस्टॉल करते हो तो कभी कभी बहुत प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं। ठीक है। तो एक प्रिफर वे है कि आप हमेशा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करो। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी स्ट्रीमलेट को इंस्टॉल करना है। उसके लिए नॉर्मल है, पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट। लेटेस्ट वर्जन स्ट्रीमलेट का ही इंस्टॉल कर देगा। जैसे आप देख सकते हो इसने स्ट्रीमलेट को इंस्टॉल कर दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है। app.py करके। ओके। अब आप इंपोर्ट करोगे स्ट्रीमलेट को। हम करेंगे इंपोर्ट स्ट्रीमलेट एस ST। ठीक है। अब आप इसको रन कैसे करोगे, आपने app.py बना दिया ना, अब से रन कैसे करोगे। तो उसके लिए जो सिंटैक्स है वो आप लिखोगे, कमांड लाइन में लिखना है स्ट्रीमलेट रन, और जो भी फाइल का नाम है हमारा है app.py। तो ये आपका ब्राउज़र में ओपन कर देगा। अभी हमने कुछ नहीं लिखा हुआ उसमें, तो ये खाली आ रखा है। ठीक है। ओके, सो अभी हम सबसे पहले देखेंगे कुछ टेक्स्ट एलिमेंट्स। मैंने इन दोनों विंडोज़ को साइड बाय साइड खोल दिया ताकि मैं यहीं पे आपको दिखा पाऊँ कि ये कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टेक्स्ट एलिमेंट्स। टेक्स्ट एलिमेंट्स क्या होते हैं।
जिनसे आप कुछ भी टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हो। आप अगर आपको टेक्स्ट शो करना है अपने वेब ऐप में, तो सबसे पहला टेक्स्ट एलिमेंट होगा टाइटल। तो इसके लिए हम सिंटेक्स लेंगे st.title और मैं इसके अंदर पास करता हूँ दिस इज अ टाइटल। मैं इसको सेव करूँगा यहाँ, इसको यहाँ रीरन करूँगा, तो यहाँ पे एक टाइटल आ गया है। सेम एक और ऐसी होता है हेडर। मैं एक लिखूँगा हेडर, मैं इसको लिखता हूँ दिस इज अ हेडर। तो ये आपका एक हेडर हो गया है। ऐसे ही हमारे पास एक और होता है एक सब हेडर, st.सब हेडर। दिस इज अ सब हेडर। तो ये आपका सब हेडर होगा। आपको साइज में डिफरेंस पता चल रहा होगा, टाइटल सबसे बड़ा है, हेडर उससे छोटा है, सब हेडर उससे छोटा है। फिर अगला है st.text। जब आपको नॉर्मल टेक्स्ट लिखना हो अपने वेब में, दिस इज टेक्स्ट। ठीक है, ये होगा, ये 4 कॉमन टाइप्स हैं जो बहुत यूज होंगे। अब थोड़े और कुछ टाइप्स के हैं। अगला है हमारा मार्कडाउन। मार्कडाउन अगर आपने किसी में देखा होगा रीडमी फाइल्स, या फिर आपने देखा होगा जुपिटर नोटबुक का मार्कडाउन, उसी की तरह काम करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टेक्स्ट और मार्कडाउन में फ़र्क। ठीक है, ऐसी एक और है, सपोज़ आपको आपका कोई जेसन फाइल का कोई फॉर्मेट है। मैं एक यहाँ पे जेसन फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, सपोज़ ये मेरे पे कोई जेसन फाइल का फॉर्मेट है, तो मैं इसको कैसे शो कर सकता हूँ? तो इस पे हमारे लिए एक स्ट्रीमलेट में st.json करके एक मेथड है। इसके अंदर मैं पास कर दूँगा, जिसके अंदर भी वो स्टोर्ड है, जेसन के अंदर स्टोर्ड है। तो यहाँ पे ऐसे करके इसने शो कर दिया जेसन फॉर्मेट को। यहाँ पे आपको ये कॉपी करने का ऑप्शन देगा, इसको करोगे तो कॉपी कर देगा उसे। सपोज़ आपको अपना एक कोड शो करना है अपने वेब ऐप में, कोई कोड शो करना है। सपोज़ ये मेरा कोड है, मैं इसे एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग के अंदर पास करूँगा इस कोड को। ठीक है, सपोज़ उस कोड में शायद सपोज़ पाइथन का कोड है ये, किसी भी लैंग्वेज का हो सकता है, बट अभी हम देख रहे हैं कि पाइथन का है ये। हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है जो कि क्या करता है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये हमारे पास कोड है। अब इस कोड को कैसे शो कर सकते हैं हम? तो स्ट्रीमलेट में है st.कोड करके एक मेथड। इसके अंदर आपको पास करना है जिस भी वेरिएबल में कोड स्टोर है, हमारा कोड के अंदर स्टोर है। सेव करेंगे, रन करेंगे, ये देखा कोड के अंदर आ रहा है। इसमें आप एक और चीज़ स्पेसिफाई कर सकते हो, लैंग्वेज करके, और आप स्पेसिफाई कर सकते हो इसमें पाइथन। ठीक है, कुछ चेंजेस नहीं आएगा, बट वो फिर समझ जाता है कि पाइथन का कोड है आपका। वहाँ पे जावा लिखोगे तो जावा का समझ जाएगा वो कोड। ये आपके बेसिक टेक्स्ट एलिमेंट है जिनका आप यूज़ कर सकते हो अपने वेब ऐप पे लिखने के लिए। कुछ और एलिमेंट्स हैं जिनको हम देख सकते हैं। तो पहला एलिमेंट है मैट्रिक एलिमेंट। ये क्या मदद करता है हमारी, तो हम इसे देखते हैं। तो यहाँ पे इसमें आप 3 चीज़ें पास करोगे। पहला लेबल, सपोज़ मैं इसमें पास करता हूँ ह्यूमिडिटी। दूसरा वैल्यू, कि आप क्या वैल्यू शो करना चाहते हो। सपोज़ मैं डाल रहा हूँ 17% वैल्यू। तीसरा है डेल्टा। अब ये डेल्टा क्या काम करता है आपको 1 मिनट में समझ आएगा। इसको सेव करेंगे, रन करेंगे। ठीक है? आपने देखा होगा ये चीज़ कॉमन लग रही होगी, जैसे जब भी हम क्लाइमेट कंडीशंस देखते हैं तो ऐसा दिखाता है ना। लेबल क्या काम कर रहा है, ह्यूमिडिटी यहाँ से आया है, वैल्यू
जो वैल्यू शो कर रहा है। डेल्टा, ताकि हम शो कर सकते हैं कि पिछली बार से कितना डाउन गया है, कितना अप गया है। अगर मैं यहाँ अप करके डालूँ तो +10% ह्यूमिडिटी बढ़ गई है। ठीक है, मैट्रिक का यही काम है। सपोज हमें डेटा फ्रेम को अपना शो करना है। पांडा से हमने डेटा फ्रेम पढ़ा हुआ है ना? तो हमें डेटा फ्रेम को शो करना है। डेटा फ्रेम को शो करने के लिए क्या करेंगे हम? पहले तो हम पांडास को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल हो गई पांडास। उसके बाद पांडास को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि हम पे अभी डेटा फ्रेम नहीं है। ठीक है, हम एक डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। सपोज ऐसा कुछ हमारा डेटा फ्रेम है। ए और बी करके हमारे पास 2 कॉलम है और ये हमारे उसके अंदर वैल्यूज है। ठीक है, ये हमारा डेटा फ्रेम हो गया डीएफ करके। इसको अब हमें शो करना है। इसको शो करने के 2 तरीके हैं। एक है टेबल, एक है डेटा फ्रेम। 2 मेथड है स्ट्रीमलीट में। दोनों से देख लेते हैं दोनों में क्या फ़र्क है। एक है st.table और टेबल के अंदर हम पास कर देंगे df। एक है st.data फ्रेम, इसके अंदर पास कर देंगे df। अब दोनों में फ़र्क क्या है? ठीक है, तो ये है ऊपर वाला टेबल से आया है, नीचे वाला डेटा फ्रेम से आया है। टेबल में क्या है? इसको एक टेबल फॉर्मेट में दे दिया इसने। अब आप बोलोगे कि ये भी तो एकदम टेबल फॉर्मेट में ही लग रहा है, बट इसमें एक फ़र्क है। अगर मैं इसको शॉर्ट करना चाहूँ तो मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं शॉर्ट कर सकता हूँ वैल्यूज़ को असेंडिंग या डिसेंडिंग के हिसाब से। ठीक है, तो ये फ़र्क है टेबल और डेटा फ्रेम में। यहाँ पे मैं कुछ शॉर्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे एक एज अ फिक्स्ड है, जो भी आपका डेटा फ्रेम फिक्स्ड है वही शो करेगा। बट यहाँ पे मैं उसको चेंज कर सकता हूँ कि मेरे को असेंडिंग में चाहिए, डिसेंडिंग में चाहिए, कॉलम वाइज। ये पहला वाला आपका इंडेक्स है और इसमें आप इनका शेप भी चेंज कर सकते हो, कॉलम्स का शेप एंड साइज। ठीक है, तो कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं डेटा फ्रेम के अंदर। तो अब हम देखेंगे मीडिया एलिमेंट्स को कैसे शो कर सकते हैं हम अपने वेब ऐप में। ठीक है, इसको सेव करते हैं ताकि क्लियर रहे। ठीक है, यहाँ पे मेरे पे 3 एलिमेंट्स हो गए। एक मेरे पे इमेज है, एक ऑडियो है, एक वीडियो है। ठीक है, अब तीनों के लिए क्या क्या होते हैं? पहले इमेज के लिए st.image, और यहाँ पे इमेज का नाम पास करेंगे जो कि है मेरे पे car.jpg। सेव करूँगा, रन करूँगा। ठीक है, इमेज आ गई। सेम ऑडियो के लिए क्या करेंगे? st.audio, और जो भी ऑडियो का नाम है, तो ऑडियो का नाम है सैम्पल ऑडियो .mp3। सेव करेंगे, रन करेंगे। यहाँ पे हम इस ऑडियो को रन कर सकते हैं। ठीक है, सेम वीडियो के लिए क्या होगा? st.video एंड सैम्पल video.mp4। इसके अंदर हम ऑडियो या वीडियो का पाथ पास करते हैं। अभी यहाँ पे हम रिलेटिव पाथ पास कर रहे हैं क्योंकि ये सेम ही उसमें है app.py भी, और ये वीडियो ऑडियो एंड इमेज भी सेम ही फोल्डर में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वीडियो भी आ गई। ओके, तो ये आपके मीडिया एलिमेंट्स हो गए। अब हमारे पास कुछ और एलिमेंट है। एक हमारे पास है
अब हमारे पास कुछ और एलिमेंट्स है। एक हमारे पास है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स कैसे काम करता है? इसका सिंटैक्स एकदम सेम है। एस टी डॉट चेक बॉक्स। इसके अंदर आप पहले उसका लेबल पास करोगे। सपोज मैं बस पास कर रहा हूँ, चेक बॉक्स ही पास कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम क्या आया है। यहाँ पे एक चेक बॉक्स आ गया जिसको आप टिक कर सकते हो। या ठीक है, अब आपको इसके अंदर एक फंक्शन मिलता है वैल्यू करके। इसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ठीक है, मैं इसको फॉल्स करता हूँ पहले। बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा फॉल्स ही रहती है। फॉल्स यानी वो अनचेक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वैल्यू इसकी ट्रू पास कर दूँ, तो क्या होगा? ये जो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा वो चेक्ड रहेगा और हमें अनचेक करना है। ठीक है? फॉल्स करने पे बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक रहता है, बट ट्रू करने पे बाय डिफ़ॉल्ट चेक्ड रहता है। सपोज़ मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई इसको चेक करे, कोई फंक्शन कॉल हो जाए हमारा। सपोज़ मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है, माय फंक्शन करके एक फंक्शन बनाया है, जो कि क्या प्रिंट करता है? हेलो वर्ल्ड। ठीक है? यहाँ पे एक और हमारे पास एक पैरामीटर होगा, ऑन चेंज। ऑन चेंज में क्या कौन सा फंक्शन कॉल हो जाए, उस फंक्शन का नाम डाल देंगे, माय फंक्शन। ठीक है, अब ये काम कैसे कर रहा है? इसे रन करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये चेक्ड है। अगर जैसे हम इसे अनचेक कर रहे हैं, हमने इसे अनचेक किया, यहाँ पे देखना टर्मिनल में हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। वापस चेक करूँगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अनचेक करूँगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। कि मतलब इसका मतलब है जब भी हम कुछ चेंज कर रहे हैं इस चेक बॉक्स में, तो ये फंक्शन कॉल हो जाए। अभी तो हमने एक बेसिक सा फंक्शन रखा है कि हेलो वर्ल्ड कर दे, बट हम कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस भी डाल सकते हैं कि ये हो करने पे ये हो जाए, जैसे इसे कोई चेक करे तो ये हो जाए। ठीक है, ये बस दिखाने के लिए किया है कि कैसे काम करता है ये। इसको हम और अच्छे से अगर समझना है तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं। सपोज मैं इस चेक बॉक्स को एक वेरिएबल के अंदर पास करता हूँ। चेक करके एक वेरिएबल है, इसके अंदर पास कर दिया मैंने इस फंक्शन को। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि जब इफ चेक अगर चेक जब क्लिक होता है, बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसे फॉल्स रखता हूँ। ठीक है, इसे फॉल्स रखते हैं। जब ये चेक होता है तो ये हमने पढ़ा था ना, एस टी डॉट, मैं चाहता हूँ यहाँ पे आ जाए एस टी डॉट राइट चेक्ड, और एल्स एस टी डॉट राइट नॉट चेक। ठीक है, अब इसको देखते हैं कैसे काम कर रहा है। ये ऐसे काम कर रहा है। जैसे हम चेक कर रहे हैं चेक्ड हो जा रहा है, नहीं कर रहे नॉट चेक। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है चेक बॉक्स। अगला हमारे पास है रेडियो। अब रेडियो कैसे काम करता है उसको देख लेते हैं। रेडियो बटन कैसे काम करता है कि हम एक कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, हम उसके ऑप्शंस देना चाहते हैं। सपोज नॉर्मल सा इसको सिंटेक्स है एस टी डॉट रेडियो। पहले उसमें आप अपना लेबल पास करोगे। सपोज मैं लेबल डाल रहा हूँ, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, और यहाँ पे मैं क्या ऑप्शन पास करना चाहता हूँ, ऑप्शंस लिखेंगे और आप इसको एक टपल के अंदर पास करोगे सारे ऑप्शंस को। पहले देंगे हम रेड, ग्रीन, येलो। इसको सेव करेंगे। ठीक है, आप अपना आंसर सिलेक्ट कर सकते हो। एक जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप का, वैसे आप क्रिएट कर सकते हो इससे।
आप इसको इसके अंदर स्टोर भी कर सकते हो, रेडियो करके सपोज़ मैं एक उसके अंदर से स्टोर कर दूँ और मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करता हूँ टर्मिनल पे। ये प्रिंट जो होगा वो टर्मिनल पे प्रिंट होगा। जब भी मैं रेड को सिलेक्ट कर रहा हूँ, रेड प्रिंट हो रहा है, येलो को सिलेक्ट कर रहा हूँ, येलो प्रिंट हो रहा है। मतलब आप जो भी वैल्यू इनमें से सिलेक्ट करोगे वो इस रेडियो वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। आपने रेड करी है तो अब रेडियो के अंदर रेड स्टोर्ड है। आपने ग्रीन किया है तो रेडियो के अंदर ग्रीन स्टोर्ड है। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है आपका रेडियो बटन। अगला हमारे पास है बटन बटन मेथड स्ट्रीमलेट का। इसको कैसे करेंगे हम? नॉर्मल सा सिंटेक्स है st.button। मैं एक बटन क्रिएट कर देता हूँ, क्लिक मी। इसको रन करते हैं तो इसने एक बटन क्रिएट कर दिया है क्लिक मी करके। ठीक है, ये एक बटन क्लिक क्रिएट कर दिया इसने। अब मैं चाहता हूँ ये बटन क्लिक होने पे एक फंक्शन कॉल हो जाए। तो जैसे हमने सेम चेक बॉक्स में पढ़ा था, चेक बॉक्स में क्या था? ऑन चेंज। बटन में क्या होगा? ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे मैं माय फंक्शन को कॉल करता हूँ। अब जब भी मैं इस बटन को क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखना हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा टर्मिनल पे। हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है जब भी मैं इस बटन को क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप अपना ऐसे ही बटन क्रिएट कर सकते हो। ओके, अगला चीज है सिलेक्ट बॉक्स, कि मैं एक सिलेक्शन बॉक्स का क्रिएट करना चाहता हूँ। सेम इसका सिंटैक्स एकदम रेडियो की तरह होगा। st डॉट सिलेक्ट बॉक्स, पहले उसमें आप अपना क्वेश्चन डालोगे, व्हाट इज फेवरेट कलर। दूसरे उसमें आप अपना ऑप्शंस डालोगे, ऑप्शंस को आप टपल के अंदर पास करोगे, रेड, ग्रीन, येलो। गॉट इट। अब इसको देखते हैं इसमें और रेडियो में फ़र्क क्या है। ये है फ़र्क, रेडियो और इसी को साइड बाय साइड देख लेते हैं। यहाँ पे हम बस रेडियो का यूज़ कर लेते हैं। रेडियो में आप एज़ अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है। सिलेक्ट में आपका एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आती है सिलेक्ट करने के लिए। बट सपोज़ आपको सिलेक्ट में ही ऐसा चाहिए कि आपको मल्टीपल चीज़ें सिलेक्ट करनी है। ठीक है, आपको मल्टीपल चीज़ें सिलेक्ट करनी है एक बार में। मतलब आप चाहते हो कि आप रेड, ग्रीन, येलो में से रेड और ग्रीन को सिलेक्ट करना चाहते हो। तो अब क्या करोगे? सेम यही सिंटैक्स होगा आपका पूरा, बस थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा मल्टी सिलेक्ट करने के लिए। सिलेक्ट बॉक्स की जगह आप यूज़ करोगे एक दूसरा मेथड जिसको कहते हैं मल्टी सिलेक्ट। अब देखना ये कैसे काम करता है। ये आपका ऊपर हो गया रेडियो, ये हो गया सिलेक्ट बॉक्स। सिलेक्ट बॉक्स में आप एक ही को सिलेक्ट कर सकते हो एक बार में। बट ये जो लास्ट वाला है ये आपका है मल्टी सिलेक्ट। इसमें मैंने रेड को सिलेक्ट किया, येलो को सिलेक्ट किया, ग्रीन को भी सिलेक्ट कर लिया। इसको मैंने हटा दिया। मैं मल्टीपल चीज़ें सिलेक्ट कर सकता हूँ एक बार में। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है। सपोज़ अब आप यूज़र से इनपुट लेना चाहते हो। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कौन-कौन से तरीके हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम टेक्स्ट इनपुट कैसे ले सकते हैं आप यूज़र से। सपोज़ मुझे यूज़र से उसका नेम इनपुट करवाना है। मैं एक नेम वेरिएबल में लूँगा st डॉट टेक्स्ट इनपुट करके एक। ठीक है, और इसमें मैं लिखूँगा एंटर योर नेम। यहाँ पे आ गया, तो कुछ भी यूज़र अपना नेम डाल सकता है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं लिमिट सेट करूँ कि वो इतने ही कैरेक्टर तक डाल सकता है। तो उसके लिए एक फिर पैरामीटर डलता है हमें इसके बाद। यहाँ पे आप कॉमा से सेपरेट करोगे इसे और यहाँ पे डालोगे आप मैक्स कैरेक्टर्स, मैक्स कैर्स। और मैं चाहता हूँ 50 कैरेक्टर तक डाल पाए बस अपना नाम। सेव करूँगा।
अब देखो यहाँ पे एक लिमिट आ चुकी है 0/50। तो मैं अगर कुछ भी नाम लिख रहा हूँ अपना, ठीक है, 15/50, मतलब 50 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करने देगा ये आपको। ठीक है, ये तो हो गया जो आपको एक सिंगल या छोटा सा इनपुट लेना हो। बट अगर आपको सपोज बहुत बड़ा इनपुट लेना है, सपोज कोई डिस्क्रिप्शन चाहिए आपको, जैसे हमने यूट्यूब में पढ़ा, एक यूट्यूब में जब आप कोई वीडियो देखते हो आप, तो एक होता है टाइटल वीडियो का, एक होता है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन जनरली बड़ा होता है टाइटल से हमेशा। तो इसको आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि जो टेक्स्ट इनपुट है ये आपका टाइटल की तरह काम करता है। और जो अगला है हमारे पास, इसको मैं एक वेरिएबल करता हूँ स्टोर, डिस्क्रिप्शन, वो है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया में आप खुद ही आप फर्क देख पाओगे यहाँ पे। डिस्क्रिप्शन का आपको बॉक्स बहुत बड़ा लग रहा होगा, और जो कि एक्सपैंड भी हो सकता है। तो इसमें लाइक आप कितनी भी बड़ी समरी लिख सकते हो, कितनी भी बड़ी। ठीक है, अगर इसमें आप कुछ लिखते रहोगे यहाँ पे, एक टाइम के बाद देखा, जैसे अगर एक्सीड हो जाएगा कैरेक्टर, सपोज अगर मैं यहाँ लिमिट नहीं लगाता, तो ये एक ही लाइन में इधर उधर आता रहता, तो कि जो कि दिखने में सही नहीं लगता, मेरे को पता भी नहीं चलता मैं क्या लिख रहा हूँ, है ना। तो टेक्स्ट एरिया तब यूज करते हैं जब आप पे बहुत ज्यादा है लिखने के लिए, अगर जो आपको इनपुट करवाना है यूजर से वो बहुत ज्यादा है, कैपेसिटी ज्यादा है जब, है ना। अगली चीज है, इन दोनों को हटाते हैं। सपोज मुझे यूजर से डेट इनपुट चाहिए, डेट में चाहिए मुझे इनपुट, तो उसके लिए मैं लिख सकता हूँ डेट इनपुट। और सपोज मुझे उसका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, इसको सेव करते हैं, और इसको मैं किसी के अंदर स्टोर कर सकता हूँ कि डेट करके। ठीक है, जैसे इसको ओपन करेंगे ये एक कैलेंडर खोल देगा, तो यहाँ पे अब कोई भी यूजर कुछ भी डेट सेलेक्ट करेगा, वो इस डेट वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, आप उस डेट वेरिएबल के साथ कुछ भी कर सकते हो, लाइक अगर आपको प्रिंट करवाना है प्रिंट करवा सकते हो, टर्मिनल पे प्रिंट हो जाएगा वो। अगला है टाइम इनपुट। अगर मुझे टाइम में चाहिए इनपुट, तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और टाइम इनपुट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंटर टाइम। अब ये कैसे काम कर रहा है, डेट तो देख लिया हमने, अब यहाँ पे टाइम, यहाँ पे हम खुद का टाइम क्रिएट करके डाल सकते हैं। ये जनरली कब यूज़ करते हैं हम इसको, इसको यूज़ करते हैं सपोज आप एक अलार्म क्लॉक बना रहे हो, या आप स्टॉप वॉच बना रहे हो, है ना। तो उन में आपको ये हो सकता है कि आपको यूज़र से इनपुट चाहिए कि मेरे को इस टाइम पे, ये करंट टाइम है, मुझे इस टाइम पे उठना है, इस टाइम पे अलार्म बजे। ठीक है, तो उसके लिए आपको इनपुट टाइम में चाहिए ना, कि आपको यूज़र से पूछना है कि इतने बजे अलार्म बजाना है ना। अगली चीज़ है कि अगर आपको इनपुट स्लाइडर फॉर्मेट में चाहिए, स्लाइडर फॉर्मेट यानी हम यहाँ पे स्लाइडर करके एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, st.slider मेथड का यूज़ करेंगे, सॉरी, st.slider। स्लाइडर के अंदर आप पहले पास करोगे जो भी लेबल है, कुछ भी डाल सकते हो आप, यहाँ पे मैं स्लाइडर ही डाल रहा हूँ। दूसरी चीज़ है मिनिमम वैल्यू, स्लाइडर को स्टार्ट कहाँ से करना है आपको। बाय डिफ़ॉल्ट 0 100 रहता है, मिनिमम वैल्यू 0 रहती है, मैक्सिमम वैल्यू अगर आप नहीं इनपुट करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये रहता है। और एक अगला पैरामीटर है वैल्यू, कि जब वो स्लाइडर खुले तो वो डिफ़ॉल्ट में किस में रहे। मैं यहाँ 70 डालता हूँ, इसको सेव करते हैं, रन करते हैं। 0 मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू 100, और बाय डिफ़ॉल्ट वो किस पे रहे, 70 पे। आप इन वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप स्लाइडर फॉर्मेट में आप जो भी डालोगे इसमें वैल्यू, आप इसको ऐसे स्लाइड करके वैल्यूज़ चेंज कर सकते हो, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो। अब अगला जो यूज़र इनपुट है, हमने बहुत सारे यूज़र इनपुट देख लिए। अगला जो है वो है कि अगर यूज़र अपलोड करना चाहता है कोई फाइल अपलोड करना चाहता है वो, कोई इमेज फाइल है, ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, जो कि हम पढ़ चुके हैं अब तक। सपोज़ मैं एक img फ़ोल्डर बनाता हूँ,
और फाइल अपलोडर का हम यूज़ करेंगे, जिससे हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं कि फाइल अपलोड में। पहले उसमें आप लेबल पास करोगे, तो मैं इसमें डालता हूँ प्लीज़ अपलोड एन इमेज। अगला पैरामीटर इसमें आप पास करोगे टाइप। टाइप को आप एक लिस्ट के अंदर पास करोगे। इमेज कितने-कितने टाइप की हो सकती है, अगर आपको पीएनजी डालोगे यहाँ, तो सिर्फ पीएनजी फाइल्स को ही एक्सेप्ट करेगा वो। अगर भले ही वो इमेज है, बट अगर वो जेपीजी फॉर्मेट में है इमेज, तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। बोलेगा कि पीएनजी फॉर्मेट में ही चाहिए मुझे। ठीक है? तो यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर देंगे जेपीजीबी और जेपीईजीबी। तो ये आपने टाइप स्पेसिफाई कर दी है। अब अगर मैं यहाँ पे रन करूँ, तो आप ब्राउज़ कर सकते हो फाइल, या आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो फाइल को। जो भी आप इमेज अपलोड करोगे, वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी इमेज नाम के। अगर आपको उसको शो करना है उस इमेज को, तो हम ऐसे कर सकते हैं। st डॉट इमेज और img। कुछ एरर आएगी क्या हमारे? एरर आ गई। क्यों आई है एरर? एक बार अपलोड करके देख लेते हैं, कोई इमेज अपलोड हो रही है। जब इमेज अपलोड हो गई, तो इसने ये ठीक हो गया एरर जो आ रही थी। ये क्यों हुआ? क्योंकि जब वहाँ पे कोई इमेज अपलोड नहीं है, तो वहाँ पे क्या अपलोड है? वहाँ पे है नन, कुछ नहीं है वहाँ पे। ठीक है? इसलिए जब नन है, तो क्यों शो कर पाएगा? क्योंकि st डॉट इमेज तो आपका इमेज ही शो कर सकता है। तो अगर ये आप चाहते हो ये एरर ना आए, तो हम इसके लिए एक सिंटैक्स यूज़ करेंगे। इफ img, इमेज हमारे किसके अंदर स्टोर है? img उसके अंदर, इज़ नॉट नन। जब वो नन नहीं है, तभी वो इमेज को शो करे, अदरवाइज़ ना करे शो। अब ये एरर हमारी फिक्स हो जाएगी। ठीक है? अब जब हमारे पास इमेज है, तभी वो शो कर रहा है। अगर इमेज हटा दूँ, तो एरर नहीं दिखा रहा वो। ठीक है? इसकी वजह से ये आपका एरर चले जाती है। सेम आप ऑडियो के लिए कर सकते हो, सेम आप वीडियो के लिए कर सकते हो। यहाँ पे आपको टाइप चेंज करना है। ठीक है? ऑडियो के लिए आप MP3 करोगे, वीडियो के लिए आप AVI, MP4। ठीक है? और यहाँ पे st डॉट इमेज की जगह आपको ऑडियो या वीडियो करनी पड़ेगी, अगर शो करवाना है उसे।